इन द ईयर ऑफ 1947 भारत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित होता है और हमारा भारत आजाद हो जाता है। लेकिन समस्याएं भारत के सामने यहीं पर खत्म नहीं होती है। जितनी भी ब्रिटिश रियासत रहती है वे भारत को आसानी से तो मिल जाती है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के प्रमुख रहते हैं वे देसी रियासतों के सामने 3 प्रस्ताव रखते हैं। वे उनसे जाकर के बोलते हैं कि या तो आप भारत में अपना विलय कर लीजिए, या फिर आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या फिर आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लीजिए। इतनी सब बातें होने के पश्चात भारत के एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको ये सब बातें नागवारा गुजरती है और वे देसी रियासतों को जाकर के समझाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत हमारे ऊपर थी तो आपकी 3 प्रमुख चीजें, विदेश नीति, संचार नीति और आपकी सुरक्षा नीति, वे पूरी की पूरी ब्रिटिश के हिफाजत में थी। तो इसी प्रकार से आप एक काम करिए कि यदि आप भारत में अपना विलय नहीं करना चाहते तो आप अपनी विदेश नीति, संचार नीति और सुरक्षा नीति आप हम भारतीय को दे दीजिए और भारतीय व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए आप भारत के साथ अपना विलय कर लीजिए। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला बहुत आगे तक के चलता रहता है और आगे जाकर के जो होलकर वंश रहता है और सिंधिया वंश की जो रियासत रहती है वे आगे जाकर के 28 मई 1948 को भारत में अपना विलय करने के लिए राजी हो जाती है और यहीं से हमारे सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एक प्रमुख रियासत थी जिसका नाम था विंध्य प्रदेश रियासत। वे आगे जाकर के 12 मार्च 1948 को आकर के भारत में शामिल हो जाती है और यहां से एक और हमको रियासत मिल जाती है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा दिक्कत यहां पर जाता है कि मध्य भारत के बीच में एक छोटा सा प्रांत था भोपाल, जो कि उस समय सीहोर की एक राजधानी हुआ करता था। वहां के एक प्रमुख व्यक्ति थे हमीदुल्लाह खां। वे बोलते हैं कि हम भारत के साथ भोपाल को नहीं मिलाना चाहते, हम अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। लेकिन उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बातें अच्छी नहीं लगती और जाकर के उन व्यक्ति को समझाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आप भोपाल का विलय हमारे साथ कर लीजिए। और एक डेट आती है 1 जून 1949, 1 जून 1949 को भोपाल भी भारत में अपना विलय कर लेता है और यहीं से एक मध्य प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया का आगाज होता है। यदि मैं इसको मैप के सामने आपको समझाने की कोशिश करूं तो माय डियर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपको मध्य भारत का जो मैप दिख रहा है, यहां पर जो रियासत थी इसका नाम था भोपाल, राइट। और यहां पे जो आपको दिखता है, यहां पे आपका सिंधिया वंश था, सिंधिया वंश, जो कि कहां पर विराजमान था, ग्वालियर पर। और यहां पर आपको एक रियासत मिलती है जो कि इंदौर पर स्थित थी, जिसको हम होलकर वंश के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिंधिया वंश था और इंदौर का होलकर वंश था, ये 28 मई 1948 को मध्य भारत का हिस्सा हो जाता है। और ये वाला जो आपको जो रीजन दिखता है, यही हमारा मध्य भारत सेंट्रल इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल इंडिया। और यदि बात की जाए इस साइड के पोर्शन की, तो यहां से जो हमको जो रियासत नजर आती है, ये एक रीवा की रियासत हुआ करती थी, जहां पर आपको यहां बघेलखंड और यहां पे आपको बुंदेलखंड देखने को मिलता है। और ये वाले यदि रीजन की बात की जाए तो यहां पर आपकी ब्रिटिश प्रोविंस था। और यहां पे यदि नीचे की ओर की बात की जाए तो यहां पर जो रियासत दिखती है आपको, यहां पे आपकी नागपुर की रियासत थी। और यदि बात की जाए ये वाले रीजन की, तो यहां पे हमारी बरार की विरासत हुआ करती थी। तो इस प्रकार से 1948 के पहले का जो हमारा मध्य प्रदेश का मैप था वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। और इस साइड की बात की जाए पश्चिम में, पूर्व की ओर, तो यहां पर आपको छत्तीसगढ़ की रियासत देखने को मिलती है। यदि हम आगे समझने की कोशिश करें तो इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहता है और एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। यहां पर भारत का संविधान बनता है और आगे जाकर के 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। अब 1950 के पश्चात देखने को यह मिलता है कि जितने भी स्टेट्स वगैरह रहते हैं भारत के अंतर्गत, उनको अलग अलग पार्ट में विभक्त कर दिया जाता है और यहां से हमको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का जिक्र किया जाता है। पार्ट डी का पोर्शन हमको नहीं मिला था, इसलिए हम पार्ट डी की बात नहीं करते।
तो यदि बात की जाए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की, तो जो पार्ट ए हमारा जो भाग था उसमें ब्रिटिश रियासत और लेजिस्लेचर की व्यवस्था थी, मतलब वहां पे क्या था, विधान मंडल था। ठीक, पार्ट बी में जो रखा गया था, पार्ट बी के अंतर्गत वहां पर आपके राजा रजवाड़ों का शासन था और यहां पर आपकी ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश उनको गाइड करने का काम करते थे और साथ साथ यहां पर भी लेजिस्लेचर का विकास था। उसी प्रकार से यदि पार्ट सी की बात की जाए माय डियर, तो पार्ट सी में यहां पर लेजिस्लेचर नहीं था, यहां पर ब्रिटिश का हुकूमत तो था, लेकिन यहां पर कश्मीर, यहां पर हमारे कमिश्नर का शासन चल रहा था। तो इस प्रकार से 1950 के पश्चात 3 पार्ट में बढ़ गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। एक बार मैं आपको और रिकॉल के लिए बताना चाहूंगा, पार्ट ए में ब्रिटिश हुकूमत थी और यहां पे लेजिस्लेचर विराजमान था। पार्ट बी में व्यवस्था की गई थी, जितने भी राजा रजवाड़े थे वो ब्रिटिश के द्वारा गाइडलाइन का पालन तो करते थे और यहां पे लेजिस्लेचर का प्रावधान था। और पार्ट सी में यहां पे लेजिस्लेचर का प्रावधान ना होकर के यहां पे कमिश्नर का शासन चल रहा था, राइट। यदि मैं बात करने की कोशिश करूं पार्ट ए के बारे में, तो पार्ट ए में हुआ क्या था माय डियर, आपको यहां देखने को मिलेगा जो सेंट्रल प्रोविंस का जो भाग था उसके साथ छत्तीसगढ़, नागपुर, महाकौशल और बरार के रीजन को आपस में मिला करके यहां पे सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इस समय धीरे धीरे इसका विकास क्रम होता है और यहां पे आपको 5 डिवीजन, बोले तो 5 संभाग और 22 जिले आपस में मिला दिए जाते हैं और साथ साथ 14 रियासतें, 14 देशी रियासतों को आपस में मिला करके एक प्रोविंस का निर्माण कर दिया जाता है। और यहां से उस समय की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी घोषित की गई थी वो आपकी नागपुर थी, राइट। तो आपको यहां पर समझ आए कि जो पार्ट ए में था वो सेंट्रल प्रोविंस और बरार का एक भाग हुआ करता था, ठीक, जिसमें कितने संभाग थे, 5 संभाग और 22 जिले और 14 रियासतों को रखा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने को मिलता है, ठीक है। और पार्ट ए में उस समय जो राजधानी बनाई गई थी, कैपिटल पार्ट ए की, वो क्या थी माय डियर, आपकी नागपुर थी। उसी प्रकार से यदि हम पार्ट बी की बात की जाए तो पार्ट बी आपका सेंट्रल इंडिया कहलाता था, मध्य भारत का एक भाग कहलाता था। यदि मैं बात करूं उस समय, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 28 मई 1948 को हुआ था। सिंधिया वंश और होलकर वंश आपस में मिलकर के सेंट्रल इंडिया का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत 16 डिस्ट्रिक्ट और 25 रियासतों को आपस में शामिल किया गया था। कितने डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे, 16 जिले और 25 रियासतों को आपस में शामिल किया गया था। और क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, 2 बड़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी, एक तो आपकी सिंधिया वंश की और दूसरी होलकर वंश की। तो यहाँ पे पार्ट बी की जो राजधानी बनाई गई थी वो 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए आपकी ग्वालियर घोषित की गई थी, ठीक। यहां पे 6-6 महीने की राजधानी हुआ करती थी। यदि बात की जाए तो ग्वालियर आपकी जो थी वो शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, मतलब सर्दी की राजधानी एक और इंदौर गर्मी की राजधानी अलग हुआ करती थी 6-6 महीने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट बी में 2 प्रकार की राजधानी बनाई गई थी, पहली थी आपकी इंदौर और दूसरी थी ग्वालियर। जो ग्वालियर थी वो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी और जो इंदौर था आपका वो ग्रीष्मकालीन राजधानी था। उसी प्रकार से यदि बात की जाए तो यहाँ पे 2 प्रमुख रियासत थी, तो यहाँ पर राज प्रमुख और उपराज प्रमुख का पद दिया गया था। यदि बात की जाए राज प्रमुख, तो इस समय जीवाजी राव सिंधिया को पार्ट बी रियासत का, पार्ट बी क्षेत्र के राज प्रमुख के रूप में चुना गया था। किसे चुना गया था राज प्रमुख के रूप में? जीवाजी राव सिंधिया को। और उसी प्रकार से यदि हम उपराज प्रमुख की बात की जाए तो यहां पर एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम था यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर को उपराज प्रमुख के रूप में यहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। उसी प्रकार से माय डियर यदि हम आगे समझने की कोशिश करें तो पार्ट सी आपका विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 12 मार्च 1948 को हुआ था, 12 मार्च 1948 को। इसके अंतर्गत हमको 2 बड़े रीजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रीवा की रियासत थी, एक तरफ आपको बुंदेलखंड और एक तरफ आपको बघेलखंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी 2 बड़े रियासत हुआ करती थी, तो वहां पे बुंदेलखंड और बघेलखंड को अलग अलग किया गया था, जिसमें टोटल 38 रियासत को मिलाया गया था। पार्ट सी में कितने रियासत को मिलाया गया था? 38। उसी प्रकार से बुंदेलखंड और बघेलखंड को अलग अलग किया गया था। तो राज प्रमुख के रूप में
बघेलखंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मार्तंड सिंह। मार्तंड सिंह को बघेलखंड का राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और बुंदेलखंड के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनको उपराज प्रमुख के रूप में यादवेंद्र सिंह को चुना गया था। राइट, चलिए उसी प्रकार से यदि ये बात की जाए, धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक समय आया 1951 और 1952 में पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले और यहां पे इलेक्शन प्रारंभ हो गया। तो उस समय जब इलेक्शन हुआ तो पार्ट ए में हमको देखने को मिलता है कि पार्ट ए में जब इलेक्शन वगैरह हुए 1952 में, तो यहां के जो सीएम बनकर के निकले चीफ मिनिस्टर, वे थे रविशंकर प्रसाद। और उसी प्रकार से यदि 1952 की बात की जाए तो पार्ट ए में जो गवर्नर बने थे उनका नाम था ई राघवेंद्र। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर, और गवर्नर कौन थे? ई राघवेंद्र। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कब की बात थी? 1952 की। उसी प्रकार से यदि पार्ट बी की बात किया जाए तो 1952 में जब इलेक्शन हुए थे तो पार्ट बी में जो सीएम बनकर के निकले थे इंदौर और ग्वालियर रीजन में, मध्य भारत के जो पहले सीएम बने थे 1952 में, वो थे लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। और यहां का जो गवर्नर थे वो बनाया गया था तकतमल जैन को। किसको बनाया गया था? तकतमल जैन को। कब? 1952 में गवर्नर। उसी प्रकार से यदि हम पार्ट सी की बात करें तो 1952 के इलेक्शन में जो सीएम बने थे हमारे, वो थे हमारे कामता प्रसाद, और वो बने थे बुंदेलखंड रीजन के जो सीएम बने थे वो बने थे कामता प्रसाद, और बघेलखंड रीजन के जो सीएम बने थे चीफ मिनिस्टर, वो बने थे हमारे अवधेश प्रताप सिंह। उसी प्रकार से सिलसिला चलते गया और आगे जाकर के फिर से भारत के गठन की बात होने लगी और 1956 में जाकर के एक परिवर्तन और देखने को मिलता है हमारे मध्य प्रदेश में। और आगे जाकर के वहां पर हमको देखने को मिलता है कि जो 1956 था वहां पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और 1956 के गठन के समय मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम बने थे वे जाकर के तकतमल जैन को चुना गया था। तो डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि 1956 में भारत के गठन के पश्चात जो भारत के जो मध्य प्रदेश के जो प्रथम सीएम बने थे चीफ मिनिस्टर, वो कौन थे माय डियर? तकतमल जैन। और आगे जाकर के यहीं पे 1956 में जाकर के इलेक्शन के पश्चात जो प्रथम सीएम चुने गए थे, किसके? पार्ट सी के, विंध्य प्रदेश के, वो थे हमारे शंभुनाथ शुक्ला। राइट, चलिए तो माय डियर यहां तक कि हमने समझने की कोशिश किया कि आखिर भारत में संविधान बनने के पश्चात पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिला। तो आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ आई होगी। इसके बाद आगे की बातें का सिलसिला हम अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपनी तैयारी को अच्छे से सही दिशा में करते रहिए। थैंक यू।